हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो ये थर्ड वीडियो है हमारा इस सीरीज़ का, वेक्टर्स का। तो जैसे यहाँ पे हमने लास्ट कुछ वीडियोस में क्या देखा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिर हमने देखा था हम कैसे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और मैंने बाद में कहा था कि हम बाद में देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, दो वेक्टर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। सिंपली नंबर्स जैसा हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वेक्टर्स को, उसके अलग मेथड्स और तरीके होते हैं। तो वो हम देखने वाले थे इस वीडियो में, ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे एंड किया था, यहाँ पे किया था 3D वेक्टर्स पे, है ना। तो हमने देखा था कैसे एक 3D वेक्टर को मैं अपने एक्सेस सिस्टम में रिजॉल्व कर सकता हूँ, इसके तीन अलग अलग कंपोनेंट्स निकाल सकता हूँ। मतलब ये जो ए वेक्टर है इसे मैं इरेज करके एक्स में, कुछ वाई में और कुछ जेड में लिख सकता हूँ, है ना। अगर ये तीन वेक्टर है मेरे पास एक्स और वाई, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप के, इनको अगर मैं ऐड अप करूँगा तो मुझे मेरा वेक्टर ए मिलेगा। तो मतलब मैं किसी भी एक वेक्टर ए को तीन एक्सेस सिस्टम में डिवाइड कर सकता हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स कर सकता हूँ उसको। यहाँ पे हमने एंड किया था। अब आज हम देखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, लैमीज थ्योरम, ठीक है, क्योंकि इसका यूज होता है, अप्लीकेशंस इसके कई सारे, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा थ्योरम है। तो देखो लेमीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले हम ये देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट स्टेट दैट इफ द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर इज जीरो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे होंगे तभी हम इस थ्योरम को यूज कर पाएंगे, है ना। तो जब भी तीन फोर्सेस या तीन वेक्टर्स किसी पॉइंट पे हैं जिनका सम क्या है, जीरो है ना, इनका वेक्टर सम क्या है, जीरो है, उसी केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, लैमीज थ्योरम। तो फॉर एग्जांपल मैं केस दे रहा हूँ कि अगर कोई एक बॉक्स है और उस पर तीन अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और अगर ये बॉक्स क्या है, रेस्ट पे, इसका क्या मतलब हुआ कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, जीरो है, ठीक है। सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, रेस्ट पे है ये ऑफ बॉक्स। तो जब भी ऐसा होगा कि तीन वेक्टर्स किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट पे, है ना, इनका वेक्टर सम अगर करने पे हमें जीरो मिल रहा है, तभी हम क्या यूज कर सकते हैं, लैमीज थ्योरम। तो लैमीज थ्योरम क्या कहती है कि जब भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा तब हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास वेक्टर होगा, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट किया है ए वेक्टर को रेड डॉट से, तो जो भी वेक्टर होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिया ए वेक्टर, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो अदर टू वेक्टर्स हैं, जो बाकी के दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में जो एंगल है उसके साइन के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, कि जो ए होगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। तो इसे मैं सिंबल ए से दिखाऊंगा, है ना, बार बार मैं ऐसे मॉड नहीं बनाऊंगा। तो मैं डायरेक्टली इसको सिर्फ सिंपल लेटर्स में ए लिख दूंगा, इसके ऊपर कोई एरो नहीं है, मतलब ये क्या है, ए की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये किसके, ए जो है इसकी मैग्नीट्यूड है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, साइन ऑफ एंगल अल्फा, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन ऑफ एंगल अल्फा, जो बी और सी वेक्टर के बीच में एंगल है उसके साइन के प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही हम सिमिलरली बी के लिए लिख सकते हैं, बी के लिए क्या होगा, साइन ऑफ बीटा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे सी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ गामा। अच्छा, ये जो ए बी सी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्या है, वेक्टर ए बी और सी की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है ना, तो इन तीनों को डिवाइड करके, ठीक है, मैं एक रेशियो निकाल सकता हूँ। तो मैं रेशियो लिख देता हूँ, और यही रेशियो का जो फॉर्मूला है सबसे ज़्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है हमें, जो हमें लैमीज थ्योरम से मिला है। लेकिन इसकी कंडीशन याद रखना कि कब यूजफुल है ये, जब ए बी और सी वेक्टर जो हैं इनका वेक्टर सम करने पे हमें जीरो मिलेगा, तभी हम ऐसे कंडीशन यूज कर सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो लैमीज थ्योरम हो गई हमारी। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे और प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स पे बेसिकली। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ,
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो पहले भी मैंने बताया था वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो दो वे में होता है ना, नंबर्स के जैसा नहीं होता। सिंपली जैसे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स का प्रोडक्ट लिखते हैं, 2 cos 3 क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा, या कि मैं 2 3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिनोट कर सकता हूँ, इसका भी आंसर 6 आएगा। वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, वेक्टर्स में मल्टीप्लाई में ये जो क्रॉस का सिंबल होता है इसका अलग कुछ एक मतलब होता है। तो यहाँ पे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो वे हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो हमेशा एक स्केलर आता है, कोई नंबर आती है, कोई भी वैल्यू आती है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए डॉट बी। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर ए डॉट बी लिखा हुआ है और वो वेक्टर्स हैं, तो इसका जो मीन होगा वो क्या होगा कि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं या कि स्केलर प्रोडक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहीं पे जो दूसरा मैं तरीका लिख रहा हूँ वो है क्रॉस प्रोडक्ट का, और इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो एक हमें वेक्टर मिलेगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिलेगा। तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी से, है ना। तो डॉट की जगह मुझे डॉट ही लिखना है, क्रॉस की जगह मुझे क्रॉस लिखना है ना। इसे मैं ए मल्टीप्लाई बी नहीं रीड करूंगा, ना कि मैं ऊपर वाले को ए मल्टीप्लाई बी रीड करूंगा। डॉट को मैं डॉट रीड करूंगा, क्रॉस को मैं क्रॉस रीड करूंगा, क्योंकि दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी, आंसर मिलेगा, वो कोई स्केलर मिलेगा, कोई नंबर मिलेगी, ठीक है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम दो तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं, दो अलग अलग तरीके से। एक में आंसर हमारा स्केलर नंबर आएगा, एक में हमारा वेक्टर आएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला है डॉट प्रोडक्ट, हम पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले अभी मैंने सिंबलाइज किया कि इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए डॉट बी से। ठीक है, तो अगेन जैसा हम अभी तक करते हैं, वेक्टर ड्रॉ करके चीज़ों को देखा है, तो यहाँ पे भी हम दो वेक्टर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है। तो अगर मैं एज्यूम करूँ कि मेरे पास वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस में है, ठीक है, और एक वेक्टर मेरे पास बी है जो डायगोनल डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे मैं कह रहा हूँ बी वेक्टर, और इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। ठीक है, तो जो ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला आने वाला है मेरे पास ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि जब भी हम वेक्टर डॉट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो उसकी जो वैल्यू आती है क्या आती है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास ए बी कॉस थीटा। तो और जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को हम कभी कभी ये भी कह देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बताता है, प्रोजेक्शन बताता है। ठीक है, प्रोजेक्शन क्यों बताता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा कंपोनेंट है ना, इसलिए कहता है। क्योंकि अगर यहाँ से ध्यान से देखो, तो जो बी है, बी का अगर कॉस थीटा निकालोगे तुम, ये बी अगर वेक्टर है तो यहाँ ए की तरफ क्या आएगा, बी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये ए से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कैसे हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से तो बी कॉस थीटा है वो क्या है, बी का प्रोजेक्शन है किसमें, ए वेक्टर में। ठीक है, तो ए वेक्टर में बी कितना प्रोजेक्ट होगा, मतलब अगर बी के ऊपर मैं कोई ट्यूबलाइट रख दूंगा या कोई बल्ब रख दूंगा,
तो उसकी जो शेडो है वो कितना ए वेक्टर में बनेगी, कितना वो प्रोजेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नहीं होगा, है ना, जितना भी होगा उसी को हम कहते हैं बी कॉस थीटा। तो ऐसे एक समझने का तरीका है, ठीक है। नहीं तो बाकी ये तो फॉर्मूला याद ही रखना है कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहीं पे लिखते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी प्रीवियस वीडियो में जितना भी हमने पढ़ा है यूनिट वेक्टर या कि कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, है ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ होंगी, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे वो सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ऐसे ही हम जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ चीज़ें प्रीवियस की यूज़ होने वाली हैं, जैसे यूनिट वेक्टर बेसिकली। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की क्या होगी, कि अगर मेरे पास एंगल थीटा जो है, ठीक है, अगर वो 0 डिग्री दिया हुआ है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है, ए भी इधर है और बी भी इधर ही है, और तब अगर मुझे क्रॉस करना है, सॉरी, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये फॉर्मूले से ही हमें पता चल जाएगा कि ए डॉट बी आने वाला है ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 0 की वैल्यू होगी हमारे पास 1। तो यहाँ पे मेरा आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, ए बी, है ना। ऐसे ही अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा ए डॉट बी की वैल्यू आने वाली है वो आएगी 0 डिग्री। जीरो क्यों आएगी, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कॉस 90 को 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हुई हैं, मतलब दो केसेस हुए एक तरीके से। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, उसको भी हम देख लेते हैं। सिंपल सिंपल है, जो नंबर्स में यूज़ होती है वही स्केलर, मतलब डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में भी यूज़ होंगी, जो हम नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो एक अगली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव करके। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो कम्यूटेटिव होता है नेचर में, मतलब ए को अगर बी के साथ डॉट कर रहा हूँ मैं, या मैं बी को ए के साथ डॉट करूँगा, तो दोनों में आंसर मुझे सेम मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव करके। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें क्या है, अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है, उसको मैं डॉट कर रहा हूँ, है ना, किसी दो वेक्टर के सम से, यहाँ पे बी प्लस सी वेक्टर है ना, तो इसका जो आंसर आएगा, तो क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। तो हर जगह हमें डॉट लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, या क्रॉस का सिंबल नहीं बनाना है, हमें डॉट ही लिखना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हो गया। ऐसे अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं जो यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। तो अगर मैं बताया था कि जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई जे और के कैप, उसके डायरेक्शन बताने के लिए, मतलब आई हम एक्स के लिए यूज़ करेंगे, वाई के लिए जे और जेड के लिए के। तो अगर मेरे पास आई डॉट आई गिवन है कहीं पे भी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास जे डॉट जे लिखा है कहीं पे, तो इसकी वैल्यू आने वाली है 1। क्यों, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, और अगर सेम वेक्टर्स का हम डॉट करें तो कितना आंसर आने वाला है, कॉस की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1, मतलब ए बी, जैसा हमने ऊपर लिखा था ए बी, दोनों का मैग्नीट्यूड, और दोनों की मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगी, 1। तो अगर आई को मैं आई से डॉट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1, जे को जे से डॉट करूंगा तो भी मिलेगा 1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं के को के से डॉट करूंगा तो भी मुझे क्या मिलने वाला है, आंसर 1, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर मैं आई को जे के साथ डॉट करता हूँ तब मुझे आंसर क्या मिलेगा। अब आई और जे क्या है, आई एक्स एक्सिस बता रहा है, जे वाई एक्सिस बता रहा है, ठीक है। दोनों आपस में क्या कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब भी परपेंडिकुलर होते हैं दो वेक्टर्स, तो उनका डॉट हमेशा क्या आता है, 0। क्यों, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये आंसर मेरे पास आने वाला है यहाँ पे 0, ठीक है।
सिमिलरली इतना ही आंसर हमारे लिए किसके लिए आएगा, जे डॉट के लिए भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। और के डॉट आई के लिए भी आंसर क्या आने वाला है, 0। ठीक है, तो ये फिफ्थ और सिक्स वाली जो प्रॉपर्टी है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है हमें। फिर उसके बाद हमारे पास आएगी सेवन्थ नंबर में प्रॉपर्टी कि अगर मुझे वेक्टर ए 3 कंपोनेंट में दिया हुआ है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, 3 अलग अलग कंपोनेंट में एक्स वाई और जेड में गिवन है, ना कि सिंपली ऐसा गिवन है कि 4 न्यूटन बी कैप या बी डायरेक्शन में, ऐसा ना गिवन हो कि मुझे अगर वेक्टर गिवन है 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में, ठीक है, एक्स वाई और जेड में, तो यहाँ पे मैं उसे एज्यूम कर लेता हूँ कि जो एक्स की तरफ इसका कंपोनेंट है वो है ए एक्स, तो इसे मैं लिख रहा हूँ ए एक्स आई कैप। अगर इसी वेक्टर ए का वाई की तरफ कंपोनेंट है ए वाई, तो मैं इसे लिखूंगा ए वाई जे कैप, और जेड के लिए मैं लिखूंगा ए जेड के कैप। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में ए वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ऐसे अगर मैं बी वेक्टर को भी 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करूँ, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है, तब ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा, है ना। क्योंकि सिंपली अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूले में देखूँ तो ए डॉट बी को मैंने क्या लिखा था, ए बी कॉस थीटा। तो जो भी ए की मैग्नीट्यूड है, जो भी बी की मैग्नीट्यूड है, उनको मल्टीप्लाई करके उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसका कोसाइन मैं निकाल लूंगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी तीनों को मल्टीप्लाई करके, जो भी मेरा आंसर आएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास ए वेक्टर को 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में दिया हुआ है, बी को 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे इनसे डॉट करना है तो बाकी के जो ऊपर की अभी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है वही सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, इसे हम करके भी देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर ए को मैं बी के साथ डॉट करूंगा, तो यहाँ सिंपली हम देख भी सकते हैं, अगर आई को मैं जे के साथ डॉट करूंगा तो 0 आएगा, आई को अगर के साथ डॉट करूंगा तो 0 आएगा। तो जब भी मैं आई को आई के साथ डॉट करूंगा, मतलब इस आई को अगर मैं आई के साथ ही डॉट कर रहा हूं, तभी मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आई को आई से डॉट करने से मुझे 1 आ जाएगा, तो मुझे क्या यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है आंसर, तो मैं ए एक्स और बी एक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आई को जे के साथ जब भी डॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है आंसर, 0, या कि के साथ करूंगा तब भी 0 मिलने वाला है। तो उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, उसे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यहाँ पे होता है ए एक्स बी एक्स, ठीक है, एक्स वाले कंपोनेंट को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनके वाई कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, और इनके जेड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, और तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो जब भी ऐसा गिवन है हमारे पास कोई भी वेक्टर एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स में गिवन होगा, तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करके उसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में इतना ही है ना, डॉट प्रोडक्ट में बाकी कुछ नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि जब भी वेक्टर को हम डॉट के मेथड से प्रोडक्ट करते हैं तो हमें हमेशा कोई एक नंबर मिलती है, कोई वैल्यू मिलती है, कोई स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, है ना। एक तुम्हें ये याद रखना है। और अगर ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड ना दे के वो हमें ए बी के कंपोनेंट्स दिया हो एक्स वाई और जेड में, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब एक्स वाला ए का कंपोनेंट, बी का वाई एक्स वाला कंपोनेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे इनके वाई कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, जेड कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और एड अप कर दो, तो हमें ए डॉट बी का आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट में बस इतना ही है। अब हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना। तो ये पहला तरीका था, जब मैंने वेक्टर्स को डॉट के मेथड से मल्टीप्लाई किया या प्रोडक्ट किया तो मुझे कोई नंबर मिला आंसर में, कोई मैग्नीट्यूड मिली, कोई स्केलर मिली। लेकिन अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस के मेथड से, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो कोई एक वेक्टर मिलेगा जिसके पास कुछ डायरेक्शन होगा और कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो हमारा दूसरा हेडिंग है वो है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है।
और इसी को और क्या नाम दिया हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर हमें क्या मिलने वाला है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है। अब प्रीवियस केस के जैसे मैंने यहाँ पे क्या सिंबल यूज करूंगा मैं वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, जैसे डॉट के लिए ए डॉट यूज किया था, तो वेक्टर के लिए हम वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्या करेंगे, क्रॉस सिंबल का यूज करेंगे। तो इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ए क्रॉस बी, कभी भी ए मल्टीप्लाई भी हमें इसे रीड आउट नहीं करना है। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ, वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके पास ये क्या है, एन कैप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। अच्छा, कैप लगा है मतलब ये क्या बता रहा है, कोई यूनिट वेक्टर है ये। तो कैप लगने की वजह से क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है। ये हमें कोई ना कोई डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन को पॉइंट आउट करना। तो ये जो एन कैप है ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन। अभी देखेंगे कि वो किधर होता है। एन कैप हमें डायरेक्शन बता रहा है। और जो ये वैल्यू है यहाँ पे ए बी साइन थीटा, ठीक है, ये हमें क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड, या कि हाँ मैग्नीट्यूड और वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करने, क्रॉस के मेथड से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा, इसे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि एन कैप तो मैंने यहाँ पे बना दिया, लेकिन इसका डायरेक्शन होगा किधर। ठीक है। तो इसे थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना। ठीक है। इसका जो डायग्राम बनेगा थोड़ा 3D में बनेगा। तो मैं सबसे पहले एक प्लेन बनाता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरी एक 2D सरफेस है और मैं ये इमेजिन करूंगा कि दोनों वेक्टर इसी पे रखे हुए हैं। तो मेरे दोनों वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है ए, सॉरी मान लो ये बी है और ये मान लो ए है। तो ये है मेरे पास वेक्टर ए, इसको ले लो, ये मेरे पास है वेक्टर बी। तो एक प्लेन में दो वेक्टर रखे हुए हैं ए और बी। अब इनको मुझे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, डॉट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए इनके बीच में कुछ मान लो एंगल दिया हुआ है थीटा। तो जब भी मैं इनको क्रॉस करूंगा तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए बी साइन थीटा आएगी। लेकिन साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एन कैप, मतलब कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी आएगा। तो वो डायरेक्शन किधर होगा वो हम देखते हैं। तो जो भी डायरेक्शन होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। ए से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बी से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जब वो प्लेन से बाहर हो, है ना। इसी प्लेन, इसी 2D सरफेस में मान लो ये कोई एक बुक रखी है या कोई भी एक ब्लैक बोर्ड है ना। तो यहाँ पे ही दोनों से 90 डिग्री का एंगल बना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, ये होगा जो इसका डायरेक्शन होगा, ये प्लेन से आउटसाइड होगा। तो ये जो डायरेक्शन मैंने अप साइड पे बनाया है एन कैप, ये हमें क्या दिखाएगा, एन कैप। ठीक है। ये बी से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ए से भी 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, बट प्रॉब्लम अभी भी इसमें है कि एन कैप अप साइड में ही मैंने क्यों बनाया, इसे मैं डाउन साइड पे भी बना सकता था, है ना। तो तब भी 90 डिग्री का एंगल बनता, बी से भी बनता, ए से भी बनता, लेकिन मैंने इसको प्लेन के ऊपर ही बनाया है ना, नीचे नहीं बनाया। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा डायरेक्शन अप साइड होगा, कौन सा डाउन साइड होगा। तो जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसमें जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा हम किससे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि राइट हैंड थंब रूल क्या होगा, है ना। तो ये हो गया मेरे पास एन कैप। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, जो हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। आ, क्योंकि मैं 3D में तो अब ड्रॉ कर नहीं सकता इसको, ठीक है, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास वेक्टर ए है और बी है। तो जो भी पहला वेक्टर लिखा होगा मेरे पास, है ना, राइट हैंड थंब रूल में क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट वेक्टर होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट वेक्टर ए है। ठीक है।
क्या लिखा है, ए क्रॉस बी, तो पहला वेक्टर क्या है, ए है। तो ए पे हमें क्या रखना है, अपने जो राइट हैंड का पाम है ना, उसको वर्टिकली यहाँ पे प्लेस करना है। तो वर्टिकली हम क्या करेंगे, वर्टिकली प्लेस करेंगे अपने राइट हैंड के पाम को, है ना। और जो सेकंड वेक्टर होगा हमारा, सेकंड वेक्टर भी कुछ होगा, तो सेकंड वेक्टर यहाँ पे क्या है, बी है। तो जो सेकंड वेक्टर बी होगा उसके साइड पे हम क्या करेंगे, अपनी सारी फिंगर्स को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे अपनी फिंगर्स को, रोटेट योर फिंगर। ठीक है, टूवर्ड्स बी, बी वेक्टर जो भी हमारा सेकंड वेक्टर है उसकी तरफ हम फिंगर्स को रोटेट करेंगे। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा, जो तो हमारा थंब होगा, जो हमारा थंब होगा राइट हैंड का, वो जो पॉइंट आउट करेगा वो किसकी तरफ करेगा, एन कैप की तरफ। देन आवर थंब विल पॉइंट आउट टूवर्ड्स, है ना, एन कैप। एन कैप का क्या मतलब है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी डायरेक्शन ना। तो एन कैप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता रहा है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से जो भी हमारा पहला वेक्टर होगा उस पर हमें अपने हैंड को रखना है। ठीक है, वर्टिकली पाम के साइड से। ठीक है, अपने पाम को वर्टिकली उस पर रखना है और रोटेट करना है सेकेंड वेक्टर की तरफ। तो जो भी अपवर्ड, जो भी हमारा थंब होगा वो जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वही हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर आ रहा है एन कैप, है ना, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या सेम आएगा, तो इसे भी देख लेते हैं, है ना। तो इसे मैं नोट डाल के देखता हूँ यहाँ पे, क्या बी क्रॉस, यहीं पे देख लेते हैं। तो जो बी क्रॉस ए है इसका जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, तो अगर मैं बी पे अपने पाम को रखता हूँ वर्टिकली, है ना, और फिंगर्स को रोटेट करता हूँ ए के डायरेक्शन में, तो जो मेरा थंब है वो किधर पॉइंट आउट करेगा, डाउन डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, डाउन साइड में, ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, डाउन साइड में डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि अपवर्ड एन कैप को से मैंने डिनोट किया, तो डाउन साइड को मैं माइनस एन कैप से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो माइनस एन कैप क्या बता रहा है हमें, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। ठीक है, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कौन बता रहा है, एन कैप। तो यहीं से हमारी एक प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाती है। इसे ऐसे मत लिख के ऐसे लिख लो, है ना। तो यहाँ से ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी क्रॉस प्रोडक्ट की, है ना। प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं, यहाँ आई होप समझ आया होगा कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। हम प्रॉपर्टीज को अब देखते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो यही है कि क्या ये कम्यूटेटिव होता है नेचर में कि नहीं होता। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज। अच्छा, अभी मैंने बताया कि ए क्रॉस बी एन कैप डायरेक्शन में दिखा रहा है, जबकि बी क्रॉस ए माइनस एन कैप डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है कि कम्यूटेटिव नहीं होगा ये नेचर में। तो ये कैसे होते हैं, नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर होते हैं, नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो ए क्रॉस बी है ना, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, सीधा सीधा ये इक्वल नहीं होते क्योंकि इनके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, इसीलिए नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर होते हैं। ठीक? तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, कब, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है कि नहीं होता। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का ये होगा, जैसा हमारा स्केलर प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट था, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का। तो अगर मैं ए को क्रॉस करूंगा बी प्लस सी से, सॉरी, तो अगर ए को मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ बी प्लस सी वेक्टर से, तो जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर
क्रॉस सी वेक्टर। अच्छा यहाँ पे ये याद रखना, हम ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, है ना, तो ऑर्डर रिमेन्स सेम। ऑर्डर से मेरा मतलब है कि ए की जगह मैं बी को आगे नहीं रख सकता, है ना, ए की जगह मैं सी को आगे नहीं रख सकता। अगर यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस बी तो मुझे ए क्रॉस बी ही करना है ना, बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता यहाँ पे मैं। क्यों? क्योंकि फिर रिजल्ट कुछ अलग आएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें और अलग प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हमारे पास एंगल यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, मतलब अगर वेक्टर ए इधर है तो इसी डायरेक्शन में मेरे पास वेक्टर बी भी हो, जब ऐसा होगा तो हमारे पास क्या आंसर में क्या आता है, यहाँ पे ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा आता है ना। तो ए बी साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आने वाली है 0। तो इसीलिए ए क्रॉस बी करने पे मुझे मिलेगा ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप जो भी है। एट द एंड मुझे रिजल्ट कितना मिलने वाला है, 0। तो कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स है उनका क्रॉस करने पे हमें आंसर 0 मिलता है। लेकिन अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तब क्या होगा, तब हमें आंसर 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमें 0 नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा अपोजिट है, जो भी हम डॉट के लिए पढ़े हैं उसका सीधा सीधा अपोजिट है। वहाँ पे 0 में हमें 0 ए बी मिल रहा था आंसर, 90 में 0 मिल रहा था, यहाँ पे 90 में हमें 0 आंसर नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी अप साइड पे है, ठीक है, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो मेरे पास ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप। यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा ए बी एन कैप, है ना। तो यहाँ पे आंसर हमें नॉन ज़ीरो मिलेगा और यही इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो मुझे आंसर मिलेगा 90 डिग्री पे वो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं यूनिट वेक्टर्स पे। यूनिट वेक्टर्स में देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स कैसे होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पे कैसा बिहेवियर शो करेंगे, है ना। जैसा हमने डॉट के लिए देखा था, डॉट के लिए अब यहाँ देखते हैं कि क्रॉस के लिए भी सेम बिहेवियर होगा कि कुछ अलग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे एक्स एक्सिस का और उसको क्रॉस करेंगे एक्स एक्सिस से ही। तो आई का आई से क्रॉस करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा, है ना, वो कितना मिलने वाला है, 0। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, और जब भी दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो उनका क्रॉस हमेशा क्या मिलता है, 0। सेम केस किसके लिए होगा, जे के लिए होगा और के के लिए। हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 0, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी हम देखते हैं, क्या अगर मैं आई को जे के साथ क्रॉस करूंगा तो क्या मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आई को जे के साथ क्रॉस करने का क्या मतलब हुआ, मतलब एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से मैंने क्रॉस किया। तो इसका यहाँ पे हम डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, अप साइड पे वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस क्या है, स्क्रीन से बाहर आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स को वाई के साथ क्रॉस करूं, अगर मैं एक्स एक्सिस पे अपना राइट हैंड का पाम रखूं, है ना, और क्योंकि मैं इसको क्रॉस किससे कर रहा हूँ, वाई से कर रहा हूँ, तो मैं अगर इसकी तरफ अपने फिंगर्स को रोटेट करूंगा तो मेरा थंब किधर पॉइंट आउट करेगा राइट हैंड का, इस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, के कैप आएगा, ठीक है। ऐसे हम अलग अलग एक्सिस के लिए कर सकते हैं। अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दें, इसका जस्ट अपोजिट कर दें, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं वाई को एक्स के साथ क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब जे कैप को मैं क्रॉस करता हूँ अगर आई कैप से, तो आंसर क्या आएगा। तो जैसे ही मैंने इसको इंटरचेंज किया तो जो डायरेक्शन होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस के कैप। और ये अभी हमने पहली प्रॉपर्टी यही देखी थी, ठीक है, नॉन कम्यूटेटिव नेचर का होता है, ठीक है, माइनस साइन आ जाता है। अगर मैं यहीं पे अगर देखूँ
जे को के साथ, तो इसे ट्राई कर लेना है ना, डायरेक्शन को घर पे ट्राई कर लेना फाइंड आउट करने को। तो अगर जे को मैं के साथ क्रॉस करूंगा तो मुझे आई कैप मिलेगा। अगर मैं और के को आई के साथ क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा। यहाँ पे सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं के को जे के साथ क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस आई मिलेगा, जस्ट उस इस साइड का अपोजिट। और अगर आई को मैं क्रॉस करता हूँ के साथ तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। अच्छा, इसको एक ट्रिक भी है याद करने की, तो हम ऐसे बार बार डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड नहीं कर सकते हैं ना, फाइंड करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो जो सिंपल सी ट्रिक है हम उससे देख लेते हैं इसको रिमेंबर करने की। तो ट्रिक क्या है यहाँ पे, हमें ऐसे आई कैप ड्रॉ करना है, जे कैप यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ के कैप। ठीक है, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये है ना, तो अगर मैं आई को जे के साथ क्रॉस करूंगा तो मुझे ऑब्वियस सी बात है के मिलेगा, है ना। और ये किस ऑर्डर में है, क्लॉकवाइज में, आई का जे से क्रॉस किया तो आंसर क्या आ रहा है, के, मतलब ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। ठीक है, के का आई से क्रॉस किया तो क्या मिलने वाला है हमें, जे मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो जब भी क्लॉकवाइज होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि आई का अगर मैं जे के साथ क्रॉस कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, के, और ये कैसा है, साइक्लिक नेचर का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये क्या आ जाएगा, के कैप। ठीक, सिमिलरली अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, आई जे और के है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा मतलब कि मैं आई से के को क्रॉस करूंगा, ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, माइनस जे मिलेगा। अगर के को जे से क्रॉस करूंगा तो माइनस आई मिलेगा, जे को आई से क्रॉस करूंगा तो माइनस के मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, सॉरी डायग्राम नहीं बन रहा सही से, तो जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने जाएंगे तो हमें क्या आंसर मिलने वाला है, निगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मुझे क्या मिलेगा, निगेटिव आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल में मैं लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या लिया था, जे से आई की तरफ गया, ठीक है, तो जे से क्रॉस किया मैंने किसे, आई को, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, माइनस के कैप। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। तो ये ट्रिक याद रखना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो निगेटिव साइन के साथ मिलेगा। ठीक है, हाँ, हो सकता है ये थोड़ा सा टफ हो, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि इसमें एंगल आ रहा है, तो एंगल कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा टफ हो। बाकी इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम देख लेते हैं कि अगर ये कंपोनेंट्स में दिया हुआ तो क्रॉस कैसे होगा। अगर एंगल दे दिया दोनों वेक्टर के बीच में, दोनों वेक्टर की वैल्यू दे दी, तो हम सिंपली निकाल सकते हैं उसे, ठीक है, ए बी साइन थीटा फाइंड आउट करके। लेकिन अगर मुझे कोई वेक्टर ए, है ना, कंपोनेंट्स में दिया हुआ है, कुछ एक्स में दिया हुआ है ए एक्स, ऐसे वाई में कुछ दिया हुआ है ए वाई, और कुछ जेड एक्सिस में दिया हुआ है ए जेड, ठीक है, ऐसे मान लो बी वेक्टर भी मुझे गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इसे हम देखते हैं, है ना। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होगा उसके याद रख लेना, ठीक है, मैथमेटिक्स में आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे ये चीज़, अभी 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से तो इसे अभी रिमेंबर करना है तुम्हें ये फॉर्मूले को। तो ये फॉर्मूला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जैसा कि वहाँ पे था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में। तो अगर मैं ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ इसको, तो जो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए वेक्टर को अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ बी वेक्टर के साथ, तो क्या करना है मुझे, मैं देख रहा हूँ कि आई कैप मतलब आई डायरेक्शन में कितना आएगा आंसर। तो आई कैप का अगर मुझे निकालना है तो आई कैप के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ए एक्स ए बी एक्स, इसको रिमूव कर दो, और क्या करो तुम सिंपली मल्टीप्लाई करो किसको, ए वाई को ए जेड से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बी वाई को, सॉरी यहाँ पे मेरे को बी जेड लिखना चाहिए था, है ना, तो ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई कर दो,
और बी वाई को ए जेड से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को सेपरेट कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, आई वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे आई वाला कंपोनेंट क्या आएगा, इसे मैं लिख देता हूँ, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। तो ये मेरे पास क्या मिल गया, आई कंपोनेंट, है ना। ऐसे ही जो जे वाला कंपोनेंट होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जे वाले कंपोनेंट के लिए जे को रिमूव कर दो, है ना। तो ए एक्स को मल्टीप्लाई हमें करना है किससे, इसे मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। चलो इसे डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं। तो ये जो है ना, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए एक्स को बी वाई से, बी एक्स को ए वाई से, किसके लिए, जेड वाले कंपोनेंट के लिए, है ना। तो जेड वाले कंपोनेंट के लिए मतलब के कैप के लिए मैं क्या करूंगा, ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स को ए वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आई वाले कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट कलर ले लेते हैं। तो सॉरी, जे आई का हो गया, के का हो गया, अब देखते हैं जे। जे वाला मैंने लास्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जे में हमेशा तुम्हें माइनस साइन लगानी है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो वैसे ही करेंगे जैसे किया है, बस हमेशा इसके सामने एक माइनस साइन लगाना है, माइनस जे कैप। और यहाँ पे हम जे के लिए क्या करेंगे, अब जे के लिए हम एक्स वाले कंपोनेंट को जेड वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे वाली कंपोनेंट्स को रिमूव करेंगे और मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरे पास बी एक्स है ना। तो इसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, जो वी एक्स है इसे मैं सीधा गया और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया किसे, ए जेड से, ठीक है। और जो ए एक्स है इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी जेड से। तो जो ए एक्स है इसे मैं यहाँ से लाया और इसे मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, बी जेड से। तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। तो ये मेरे पास ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो ये आएगा मेरे पास आंसर किसका, ए क्रॉस बी का, जब वो कंपोनेंट्स में दिया हो। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है ना, इसे याद रखना, ठीक है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और कंपोनेंट्स में गिवन होगा तो इस फॉर्मूले से ही हम उसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई वेक्टर्स में, जितना हमने अभी तक डिसाइड किया था वो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है। थोड़े 3 वीडियोस बन गए, आई गेस ये लॉन्ग भी हो गया है थोड़ा सा ये वीडियो। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली। हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट्स करना उनका देख लिया वेक्टर्स का। हमने एडिशन देख लिया, इसके प्रीवियस क्लासेस में देखा था। हमने रेजोल्यूशन देख लिया, कैसे हम रिजॉल्व करते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। एडिशन में ही हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया था कि वेक्टर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या देखा था हमने वेक्टर्स में, लेमीज थ्योरम आज देख ली कि लेमीज थ्योरम क्या होती है, ठीक है। और प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा था कि वेक्टर्स होते ही क्या है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, तो टाइप्स भी देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी थी वेक्टर्स में ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। अब हम इस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। बाकी सारी चीज़ें जितनी वेक्टर्स में हमें ज़रूरी था पढ़ना, हमने सबको कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ बुक से मैं क्वेश्चन फाइंड आउट करके उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे वेक्टर्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।